जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 2 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन के लिए मंजूरी दी है, जो कि प्रोजेक्ट 77 के नाम से जानी जाती है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये पनडुब्बियां SSGNs होंगी, जिन्हें कि गाइडेड मिसाइल सबमरीन्स भी कहा जाएगा। दरअसल इंडियन नेवी का ये विचार है कि वो अब इन पनडुब्बियों पर 2500 यानी कि 2500 किलोमीटर रेंज वाली जो लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, उन्हें इन SSGNs में लगाएगी, जिसके जरिए भारतीय नौसेना टैक्टिकल स्ट्राइक कर सकती है दुश्मनों के हाई वैल्यू वाले टारगेट्स के खिलाफ। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि स्ट्रैटेजिक बॉम्बर को लेकर आ रही है, TU-160M को लेकर। हाल ही में इसको लेकर काफ़ी सारी खबरें चली हैं और आपने देखा होगा कि भारत के पास कोई स्ट्रैटेजिक बॉम्बर तो नहीं है, लेकिन रशिया हमेशा भारत को ये ऑफर करता रहा है। ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स भी काफ़ी सारी बातें यहाँ पर कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत को रशिया के इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि TU-160M ये जो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है वो भारत की कई सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। खास करके अगर भारत बड़ी संख्या में अगर काउंटर टेरर स्ट्राइक करता है तो ये उसके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। इसके अलावा ये एक सिंगल सॉटी में दुश्मनों के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर सकता है, जिन्हें कि जो कन्वेंशनल फाइटर जेट्स हैं उन्हें बार बार यानी कि मल्टी मिशन करके ये टारगेट अचीव करना होता है। दूसरी तरफ TU-160M ये 45 टन तक के लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइलें ले जा सकता है। मतलब साफ है कि इसके जरिए भारत हाई एल्टीट्यूड पेनिट्रेशन कर सकता है दुश्मनों के ऊपर। इसके अलावा भारतीय नौसेना को भी इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि TU-160M की जो इंड्योरेंस टाइम और रेंज है वो भी काफी अच्छा है, जिससे कि भारत इंडियन ओशन रीजन में बराबर नजर बनाकर रख सकता है। हालांकि इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अभी दोस्तों मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि इजराइल ने अमेरिका के साथ एक डील की है, यानी कि अमेरिका की बोइंग के साथ एक डील की है, जो कि $5.2 बिलियन की है, जिसके तहत इजराइल को 25 यानी कि 25 एडवांस F-15 फाइटर जेट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये बात तो इजराइल और अमेरिका की है, लेकिन जो भारतीय एक्सपर्ट्स हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो भी अब इस बात को लेकर के सामने आ गए हैं और वो इस बात को अब भारत के 114 MRFA टेंडर से जोड़ रहे हैं, खास करके इनकी कीमतों को लेकर। और इन कीमतों को उन्होंने फ्रांस के राफेल फाइटर जेट्स के साथ भी कंपेयर किया। जो इजराइल की डील हुई अमेरिका के साथ, उसमें दोस्तों जो हर F-15 एयरक्राफ्ट होगा वो करीबन इजराइल को $208 मिलियन का पड़ेगा, जिसमें कि एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, लॉजिस्टिक, स्पेयर, मेंटेनेंस और ट्रेनिंग कॉस्ट भी शामिल है। लेकिन अगर हम भारतीय राफेल की बात करें, जो कि हमने 36 की संख्या में खरीदे हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए, इनका ऑर्डर 2016 में दिया गया था, इनकी कॉस्ट $236 मिलियन पर यूनिट है। तो आप देखिए कि किस तरीके से F-15 वो $208 मिलियन पर यूनिट में आ रहा है। हालांकि राफेल डील में भी वेपन सपोर्ट, ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कॉस्ट भी है। लेकिन अगर भारतीय वायुसेना राफेल फाइटर जेट को ही चुनती है MRFA टेंडर में, तो ये डील करीबन $26.9 बिलियन की हो सकती है। ये करंट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ मैं। अगर इस डील में थोड़ी सी देरी होती है तो ऑब्वियस सी बात है इनकी कीमतें और बढ़ सकती हैं। फिलहाल इस बारे में भी आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों SSS डिफेंस जो भारत की एक निजी सेक्टर की कंपनी है, वो लगातार इनोवेटिव चीज़ों को तैयार कर रही है हमारे देश के लिए, ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके। अब दोस्तों भारत की जो स्वदेशी स्टार्टअप कंपनी है SSS डिफेंस ने एक नई 9x19 mm SMG के साथ स्वदेशी सब मशीन गन को तैयार कर लिया है। अभी इस नई SMG के इंटरनल ट्रायल्स चल रहे हैं और ये जो ट्रायल्स है काफ़ी रिगरस है, जिसमें कि इन SMGs की रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, ड्यूरेबिलिटी, इन सब का टेस्ट किया जा रहा है। SSS डिफेंस के द्वारा बनाए गए SMG एक 9x19 mm हथियार है, जिसे कि क्लोज क्वार्टर बैटल यानी कि CQB सिनेरियो के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में दोस्तों कॉम्पैक्ट डिजाइन और हाई रेट ऑफ फायर होना चाहिए। और ये जो सब मशीन गन है वो क्लोज कॉम्बैक्ट इन्वायरमेंट में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहां पर लो रिकॉइल, बेहतर मारक क्षमता और सटीकता, इन सब के बीच एक संतुलन बनाया जाता है। यही नहीं दोस्तों, SSS डिफेंस ने अपने इस SMG के लिए एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी पर काफी जोर दिया है, यानी कि तनावपूर्ण युद्ध के मैदान की स्थितियों में न्यूनतम यानी कि मिनिमल जो स्टॉपेज हैं यानी रुकावटें हैं उन्हें दूर करना है। उम्मीद हम यही करते हैं कि SSS डिफेंस को एक बड़ी सफलता मिले और स्वदेशी रूप से इन्हें अधिक से अधिक ऑर्डर्स भी मिले। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत और ब्राजील आकाश NG एयर डिफेंस सिस्टम के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते के लिए चर्चा कर रहे हैं और ये डील काफी क्लोज मानी जा रही है। और इस सिस्टम को दोस्तों हाईली मैनुअल और लो ऑब्जर्वर जो एरियल थ्रेट्स हैं उनको इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, और ये ब्राजील के एयर डिफेंस फ्रेमवर्क के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और आकाश NG में 260 किलोमीटर तक की रेंज होगी। और खास बात यह है कि ब्राजील को आकाश NG एयर डिफेंस सिस्टम से कई सारे फायदे मिलेंगे। खास करके ये जो सिस्टम है वो उनके घनी आबादी वाले क्षेत्र से लेकर दूर दराज के क्षेत्रों तक अलग अलग प्रकार के वातावरण में हवाई खतरों का मुकाबला कर सकती है। इसके अलावा उनके जो राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे और प्रमुख सैन्य एसेट्स हैं उनकी रक्षा भी कर सकती हैं। इसीलिए
ये मिसाइल ब्राजील की कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल जो एयर थ्रेट्स है उनके खिलाफ जवाब देने की उनकी क्षमता बढ़ाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बराक को लेकर आ रही है। कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट 77 जिसके तहत न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स बनेंगी और साथ ही S5 क्लास की जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यानी कि SSBN है उनके लिए 190 मेगावाट के परमाणु रिएक्टरों के विकास का काम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को सौंपा गया है। आपको बता दें कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एक रिटायर्ड अधिकारी ने बताया कि ट्विन कॉन्फ़िगरेशन में 190 मेगावाट का रिएक्टर कई तरीके के सॉल्यूशन पेश कर सकता है और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 70,000 टन के न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को पावर दे सकता है। अगर भारतीय नौसेना अगले 20 वर्ष के अंदर इस तरीके का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहती है तो यानी कि उसके ऊपर फैसला ले सकती है तो यही उन्होंने कहा कि अगर ये रिएक्टर पनडुब्बी प्रोग्राम के लिए उत्पादन में जब आ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारे पास पूरा बुनियादी ढांचा और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसी का इस्तेमाल करके हम न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम को तेजी से बना सकते हैं जिसमें कि लागत भी कम होगी। आप सब जानते हैं कि भारतीय नौसेना रिएक्टरों के अलावा अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाना चाहती है जिसमें कि एमएल्स और एडवांस अरेस्टिंग गियर जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और इस तरीके की प्रणालियों के इंटीग्रेशन से एयरक्राफ्ट कैरियर की क्षमताएं बढ़ेंगी। यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 190 मेगावाट का जो परमाणु रिएक्टर है अगर वो विकसित हो जाता है तो ये जो पहल है वो न केवल भारत की पनडुब्बी क्षमताओं को मजबूत करेगी बल्कि भारतीय नौसेना की क्षमताओं को और ज्यादा मजबूत करेंगी जिससे कि भारत आने वाले वक्त में न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, डीआरडीओ ने अब फाइटर जेट्स के लिए स्वदेशी एयरबोर्न रडार लिक्विड कूलिंग सिस्टम डेवलप करना शुरू कर दिया है और ये जो दोस्तों स्वदेशी एयरबोर्न रडार लिक्विड कूलिंग सिस्टम है वो काफी इंपॉर्टेंट भी होने वाला है हमारे फाइटर जेट्स के लिए। इसे न केवल तेजस फाइटर जेट में लगाया जाएगा बल्कि इसे AMCA प्रोग्राम में भी लगाया जाएगा। दरअसल एयरबोर्न रडार मॉडर्न फाइटर जेट्स के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो कि रियल टाइम की जानकारी, इसके अलावा ट्रैकिंग और टारगेट एक्विजिशन क्षमता फाइटर जेट को प्रदान करते हैं और इन रडार्स में दोस्तों हाई पावर वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि काफी मात्रा में गर्मी उत्पन्न करते हैं। अगर इस गर्मी को कम ना किया जाए तो इससे रडार का प्रदर्शन खराब हो सकता है, इसीलिए ये जो संवेदनशील उपकरण है उनको नुकसान ना पहुंचे ऐसे में काम आता है लिक्विड कूलिंग सिस्टम जो इन रडार प्रणालियों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है वो न केवल विश्वसनीयता बढ़ाती है रडार की बल्कि रडार की दक्षता में भी सुधार करती है और रडार को ओवर हीटिंग के जोखिमों के बिना लगातार काम करने में सक्षम बनाती है, खास करके अगर वो काफी कंटेस्टेड एरिया में काम कर रहा है तो। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से कहा गया है कि उन्हें स्वदेशी 25 किलोवाट और 35 किलोवाट यानी कि 35 किलोवाट के रडार सिस्टम चाहिए। हालांकि उनके पास ये चीजें ऑलरेडी हैं लेकिन इन्हें अभी तक हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए अब आत्मनिर्भरता पर फोकस करते हुए भारतीय तटरक्षक बल ने आईडेक्स डिक्स 12 चैलेंज के तहत एक नई पहल शुरू की है जिसमें कि निजी क्षेत्र की कंपनियों को कहा गया है कि वो स्वदेशी रूप से 25 किलोवाट और 35 किलोवाट के रडार को तैयार करने में भाग लें और उन्हें आमंत्रित भी उन्होंने किया है। यहाँ पर दोस्तों दो प्राइमरी टाइप्स की जो रडार है उनका इस्तेमाल इंडियन कोस्ट गार्ड के वेसल्स के द्वारा किया जाता है जिसमें कि एक्स बैंड रडार और एस बैंड रडार है। वर्तमान में जो 25 किलोवाट और 12 किलोवाट क्षमता वाले रडार हैं वो फास्ट पेट्रोल वेसल पर लगाए गए हैं जबकि 35 किलोवाट और 25 किलोवाट के रडार ऑफशोर पेट्रोल वेसल पर लगाए जाते हैं। ये रडार काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन इनका निर्माण भारत में नहीं किया जाता, इसीलिए इंडियन कोस्ट गार्ड चाहती है कि इनका निर्माण भारत में हो, स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित की जाए, विदेशियों पर निर्भरता कम की जा सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, हाल ही में 96 एटॉर N1200 स्पेशलिस्ट मोबिलिटी वाहनों को भारतीय सेना में शामिल किया गया लेकिन अब कहा जा रहा है कि भारतीय सेना इनके और ऑर्डर दे सकती है। JSW ग्रुप की सहायक कंपनी JSW गैको के द्वारा ये वाहन निर्मित किए गए हैं। इंडियन आर्मी अब करीबन 24 यानी कि 24 यूनिटें और खरीद सकती हैं एटॉर N1200 की और इन नए यूनिटों के आ जाने के बाद इंडियन आर्मी में इनकी संख्या 120 हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, पाकिस्तान को भारत की सूर्य मिसाइल से काफी डर सताने लगा है। हालांकि ऑफिशियली DRDO या फिर कोई भी हमारा जो सरकारी महकमा है उन्होंने कभी इस बारे में कोई बात कही नहीं है कि हमारा कोई सूर्य मिसाइल का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में पता नहीं कहां से इस बात की खबर आ गई है कि वो लोग इतने सहमे हुए हैं कि अब उनके जो स्कॉलर्स हैं या जो उनके प्रोफेसर्स हैं वो इस मिसाइल के डर से काफ़ी काम गए हैं। इस्लामाबाद की कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं प्रोफेसर डॉक्टर जफ़र नवाज जसपाल, उन्होंने भारत की सूर्य नाम की जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसका जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने बोला कि सूर्य मिसाइल जिसकी रेंज 10 से 12,000 किलोमीटर तक है उसकी पहुंच अमेरिका तक भी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को अब इस बात को लेकर काफ़ी चिंता जाहिर करनी चाहिए कि भारत इस तरीके के काम कर रहा है,
लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे हंसी वाली बात यह है कि जो उन्होंने कही है, उन्होंने कहा कि इन मिसाइलों से पाकिस्तान को नहीं बल्कि यूरोप, रूस और वाशिंगटन जैसे देशों को चिंतित होना चाहिए, क्योंकि इंडियन मिसाइल्स की जो मौजूदा पीढ़ी है वो पाकिस्तान में कहीं भी निशाना साध सकती है। तो आप देखिए दोस्तों, उन्हें सब चीज़ हकीकत पता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों फ्रांस भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का मूल्यांकन कर रहा है। हो सकता है कि फ्रांस इसे खरीद सके। दरअसल डीआरडीओ पिनाका की रेंज को भी बढ़ा रहा है। इसकी जो रेंज है वो 120 से 200 किलोमीटर तक की जा रही है। वर्तमान में पिनाका की रेंज 80 किलोमीटर तक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों चाइना ने अपने CS-7 स्टेल्थ ड्रोन को दुनिया के सामने रखा, और जैसे ही उन्होंने इसको दुनिया के सामने रखा वैसे ही इनकी फिर से बेइज्जती हो गई और सीधा लोगों ने बोलना शुरू किया ये अमेरिका के B-21 रेडर की नकल है। हालांकि चाइना, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी भी डिज़ाइन के मामले में अपने देश के लोगों पर भरोसा नहीं करता। डिज़ाइन के मामले में वो हमेशा से पश्चिमी देशों का ही पीछा करता रहा है, चाहे उसने J-20 बनाया है, चाहे उसने अपना J-35 तैयार कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें पश्चिमी डिज़ाइन से चोरी की गई हैं। हालांकि अंदर क्या उसने एवियोनिक्स डाल रखे हैं, क्या सिस्टम डाल रखे हैं, वो चाइना जानता है। लेकिन इतना है कि इनका ये जो सिस्टम है ये काफ़ी घातक है। ये 13,000 मीटर तक की ऊंचाई पर आसानी से उड़ सकता है। 15 घंटे का इसका एंड्योरेंस टाइम है और ये 2,000 किलोमीटर तक जा सकता है। इसका इस्तेमाल प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा जानकारी जुड़ाने के लिए भी किया जा सकता है। साथ ही साथ ये 13,000 किलोग्राम का वजन उठा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कहा जा रहा है कि 2 आर्चर NG के जो प्रोटोटाइप है वो तैयार हो चुके हैं। इनका परीक्षण अब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। साउथर्न कमांड के डेजर्ट कॉर्प ने रेगिस्तान में रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु खतरों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए एक प्रशिक्षण अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत ने 2 वाटरक्राफ्ट प्रोपेलर फास्ट इंटरसेप्टर जो क्राफ्ट्स हैं वो मोजाम्बिक को गिफ्ट दिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत ने 1700 किलोमीटर रेंज का नोटम वार्निंग जारी किया है मिसाइल टेस्टिंग के लिए, वो भी बे ऑफ बंगाल पर 15 से 17 नवंबर के बीच। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड अब स्थानीय स्तर पर पैंटसिर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम को तैयार करेगी, जिसका ऑफर भारतीय सेना की तरफ से भी किया गया है उनके 100 सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम रिक्वायरमेंट के तौर पर। तो फिलहाल इधर अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब, आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।